So we'll go ahead with next topic today. तो हमारा आज का पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी. बिफोर वी स्टार्ट विद एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है. तो उसके लिए तुमको जो हमने कल का लास्ट टॉपिक कवर किया था वो याद होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, सिर्फ फटाफट से बता देता हूँ व्हाट इज क्रिटिकल या व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. हमको अगर एक सैटेलाइट को, कौन से सैटेलाइट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अगर सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है अराउंड द अर्थ, तो हम लोग 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम यूज करते हैं. पहले स्टेज का काम होता है उस सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचाना. तो जितना भी फ्यूल था फर्स्ट स्टेज में वो बर्न हो गया एंड फर्स्ट स्टेज गेट्स डिटैच्ड. फिर हम लोग इस सैटेलाइट को 90 डिग्री से रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल. देन जो सेकेंड स्टेज होता है उसका काम होता है टू गिव इट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने का काम कौन करता है? सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज का फ्यूल बर्न हुआ तो सेकेंड स्टेज भी डिटैच हो जाएगा. एंड ये जो हमने हाइट पे, एट अ सर्टन हाइट, हमने सर्टन हाइट पे जो सैटेलाइट को वेलोसिटी दिया उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो रिमेंबर टू सेट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ, ये अर्थ है, वी यूज 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम. The role of the first stage is to take the satellite to a desired height, and then the first stage gets detached. The satellite is rotated by 90 degree with the help of remote control, and the fuel in the second stage is used to provide velocity. कौन सा velocity? Horizontal, जिसको हम क्या बोलते हैं? velocity of projection. अब जो velocity of projection है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सैटेलाइट का ऑर्बिट कैसा होने वाला है. अगर हम लोगों ने इसको एग्जैक्ट इतना वेलोसिटी दिया सो दैट इट परफॉर्म्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, उसको बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी. हमने कल 5 केसेस देखे थे. ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल, ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्रिटिकल, ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन एस्केप, ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एस्केप, एंड ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप. हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करना है, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट और एनी ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन. तो इसके आगे से याद रखना, जब भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी कौन सा है? क्रिटिकल है. तो वी वांट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. हमारा आज का पहला टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. तो पहले डिफाइन ही कर देंगे. एंड बाय द वे क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं. तो एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे. द मिनिमम वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कौन सा था? हॉरिजॉन्टल था. द मिनिमम हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल. एस्केप वेलोसिटी वर्टिकल होता है, ये कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल. सो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट और टू एन ऑब्जेक्ट at a certain height from the surface of earth such that it performs, what does it perform? It performs circular motion. It performs circular motion around the earth. Around the earth is known as critical velocity. तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको अगर क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करना है तो पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए. तो अब एक काम करेंगे, व्हाट वी विल डू इज
हम ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर, यूजुअल नोटेशंस। देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एनी सैटेलाइट ऑफ मास एम, जो अर्थ के अराउंड क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन एट अ हाइट एच। तो ये उसका हो गया ऑर्बिट, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट। तो इमेजिन इफ यू आर गुड एट इमेजिनेशन यू आर गुड एट फिजिक्स। तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस क्या होता है? ये आर, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कितना होता है? एच। और यहां से यहां तक क्या बोलते हो? स्मॉल आर। वेरी गुड 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 गुड। देखो आप सबको अच्छे से आता है। तो लेट अस कंसीडर एंड रिमेंबर, मैं वापस बोल रहा हूँ, फिजिक्स जितना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, उसको लिखना है। तो क्या कंसीडर? एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो कुछ मास भी होगा। ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसके अराउंड? अर्थ। अर्थ का भी तो कुछ मास होगा, कैपिटल एम, राइट? कितने हाइट पे? एच हाइट पे। सो कंसीडर अ सैटेलाइट। अभी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट, क्योंकि हमने क्या बोला, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी किसका? ऑफ अ सैटेलाइट। तो क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली अभी सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट को मैं सैटेलाइट बोलने वाला हूं। सो कंसीडर अ सैटेलाइट of mass m, revolving around the earth in which orbit? In circular orbit at a height h from the surface. गुड। लेट मास ऑफ अर्थ को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। सो लेट एम बी द मास ऑफ अर्थ, और रेडियस को डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ। पक्का पक्का, गुड गुड। ये मोशन कौन सा है? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल। So since the motion of satellite is circular, hence the necessary force is centripetal. और जैसे तुमको मैंने बोला, हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। तो ये जो सैटेलाइट है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से तो आ रहा होगा। अब तुम लॉजिकली सोचो, हमारे पास सिर्फ अर्थ है और ऑब्जेक्ट है, मतलब सैटेलाइट है। इन दोनों में कौन सा फोर्स हो सकता है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो तुम? हाँ, तो बस वही फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और तो कुछ है नहीं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो therefore necessary centripetal force is provided by gravitational force. Gravitational force between the earth and the satellite, and therefore we can write down centripetal force equals to gravitational force. What is the formula of centripetal force? mv square by r. m कौन सा है? चक्कर कौन लगा रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मास, नहीं तो कैपिटल एम लिख दोगे तो मेरे सर उसका मतलब उल्टा हो जाएगा, और चक्कर लगा रहा है। एम वी स्क्वायर बाय कौन सा? आर, स्मॉल आर, क्योंकि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर? स्मॉल आर। और कौन सा वी? वी सी। क्यों वी सी? क्योंकि सर्कुलर मोशन हो तो वेलोसिटी कौन सा होता है? क्रिटिकल। तो यहाँ लिख देता हूँ, वेयर वी सी इज क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इक्वल टू व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स?
जी, कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। वेरी गुड। एक आर गया, m और m भी गया, तो क्या बचा? VC स्क्वायर इक्वल्स टू GM बाय R। तो VC स्क्वायर इक्वल्स टू GM बाय R, मतलब VC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GM बाय R, मतलब VC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H। तो ये एक इक्वेशन है किसका? क्रिटिकल वेलोसिटी का। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्म है। अब ये कब यूज करना? जब तुमको m मतलब मास ऑफ अर्थ, वैसे तो कांस्टेंट है वो तो पता ही होता है, g भी पता होता है, जब आपको h की वैल्यू दी हो तब ये यूज कर लेना। गुड। देन इसी को हम एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। बाय द वे, दूसरे फॉर्म में लिखने के लिए, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज acceleration due to gravity at a height h from the surface of earth? gm upon r plus h का स्क्वायर। therefore gm equals to क्या आ जाएगा? gh r plus h का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2, ध्यान है मेरा? Therefore, VC equals to under root of GM. What is GM? GH R plus H square upon क्या था? R plus H। ये और ये हो गया कैंसल। गुड 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 गुड। तो therefore you have VC equals to under root of GH into R plus H, equation number 3। तो ये इक्वेशन कब यूज करोगे? जब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट सर्टेन हाइट नहीं दिया हो, तो आपको g पता होता है कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, सिर्फ h दिया है, तो ये यूज करना। ये कब यूज करोगे? जब तुमको डायरेक्टली बोला हो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट इज गिवन बाय, जब gh की वैल्यू, तो ये यूज कर लेना। गुड। तो ये दोनों इक्वेशन है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन तुमको क्या दिया है पैरामीटर। अभी हम लोग इसमें एक स्पेशल केस बना लेंगे, और स्पेशल केस को मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन रखने वाला हूँ, एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड। स्पेशल केस में तो इतना देखना है हमको कि अगर हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, अगर हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, जब ऐसा होता है तो आर प्लस एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? आर। एग्जाम्पल, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। मैंने बोला कि हाइट ऑफ सैटेलाइट इज 200 किलोमीटर, विच इज वेरी स्मॉल। तो अगर आपके पास h की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो उस केस में r प्लस h को तुम क्या लिखोगे? कैपिटल R। तो इक्वेशन 1 विल बिकम, therefore इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 becomes, ये जो इक्वेशन 1 है बन जाएगा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बाय R, अंडर रूट ऑफ GM बाय R, अंडर रूट ऑफ GM बाय R, अंडर रूट ऑफ GM बाय R। बट पक्का पक्का श्योर? सिर्फ R प्लस को क्या लिख दिया तुमने? R। अब ये सेम मैं इक्वेशन 3 के लिए भी कर सकता हूं। also equation 3 becomes you know r plus h को क्या लिखने वाले हो? r। तो VC इक्वल्स टू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ GH इंटू R। लेकिन जब हाइट कम हो तो GH की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है सरफेस वैल्यू, और सरफेस वैल्यू किसे नोट करते हो? G। तो रिमेंबर फॉर स्मॉल हाइट GH की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली G होती है। तो हो गया VC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GR। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। मैं वापस से सारे स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी given to an object at a certain height from the surface of earth such that it performs circular motion around the earth is known as critical velocity। गुड। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंट डिराइव करने के लिए हमने ऐसा इमेजिन कर लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। उनसे बताना पड़ता है आपको, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रिवॉल्विंग
in circular orbit around Earth at a height h on the surface of Earth. Let capital M be the mass of Earth, capital R be the radius of Earth. Since the motion is circular, necessary centripetal force is provided by gravitational force between the satellite and Earth. But what is centripetal force? It is mv square by r. लेकिन कौन सा v? vc. क्यों vc? क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी होगा सिंस द मोशन इज सर्कुलर. कभी भी इसको vc मत लिख देना. इट इज स्ट्रिक्टली व्हेन द मोशन इज सर्कुलर. और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर. एम आर गया तो वी सी स्क्वायर आ गया जी एम बाय स्मॉल आर. तो वी सी मिल गया अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, मतलब अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच. इक्वेशन 1. दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. बट व्हाट वी नो इज दैट हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन होता है जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. तो देयरफॉर ये जो जी एम है इसको मैं जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वेशन 2, और इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 what do you have? You have Vc equals to under root of gm. लेकिन gm क्या है? gh into r plus h square. r plus h का square. So you have r plus h square upon r plus h. तो ये भी हो गया कैंसल. So therefore you have critical velocity equals to under root of gh into r plus h. Equation number 3. तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों के दोनों क्रिटिकल वेलोसिटी के ही एक्सप्रेशन है. सिर्फ एक है इन टर्म्स ऑफ g एंड m, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. हो गया ये. अब हमको देखना है स्पेशल केस. स्पेशल केस मतलब अगर सैटेलाइट का हाइट कम है. तो जब सैटेलाइट का हाइट कम होता है तो r प्लस एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? r. If the satellite is revolving close to the surface of Earth, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे अंडर रूट ऑफ जी एम बाई क्या लिखोगे? r. अब इक्वेशन नंबर 3 को तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैंने बोला r प्लस एच को क्या लिख दोगे? r, और g को क्या लिखोगे? g. या दूसरा मेथड भी है. दूसरा मेथड ऐसा है, हमको पता है अर्थ के सरफेस के पास में g का इक्वेशन क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर. तो यहां से तुमको जी एम क्या मिल जाएगा? जी आर स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम. व्हाट इज जी एम? जी आर स्क्वायर अपॉन आर. एक आर तो क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ जी आर. तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है रूट ऑफ जी आर. पिछले केस में भी, पिछले डायरेक्शन में भी मैंने सेम डिराइव किया, सिर्फ मैंने वहां पर तुमको शॉर्टकट बताया. शॉर्टकट ये था r प्लस एच की वैल्यू को r लिख दो क्योंकि यू आर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और जी एच की वैल्यू को g लिख दो क्योंकि अर्थ के सरफेस के पास में जी एच की वैल्यू g होती है अप्रोक्सीमेटली. तो डायरेक्ट भी आ जाओगे. या फिर अगर आपको डिराइव ही करना है तो इसमें जी एम इक्वल टू क्या लिखोगे? जी आर स्क्वायर, और फिर एक आर हो जाएगा कैंसिल. तो दोनों मेथड्स चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज, आई नो नेक्स्ट टॉपिक इज वेटलेसनेस, लेकिन वो वेटलेसनेस में सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा क्योंकि पहले कनेक्टेड टॉपिक्स कवर होने चाहिए. क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ ज्यादा कनेक्टेड टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. तो वेटलेसनेस के बाद अगर आप देखोगे तो कौन सा टॉपिक दिख रहा है आपको? टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. सेम कॉन्सेप्ट के टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, वेटलेसनेस पे बाद में आएंगे. तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, और सिंपल टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. सबसे पहले तो टाइम पीरियड मतलब क्या? यू हैव टू डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट? द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड. बहुत सिंपल चीजें हैं. एक चक्कर
कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको बोलते हो टाइम पीरियड। बस उसको तुमको इंग्लिश में लिखना है, द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट, the time taken by a satellite to complete one revolution, around the earth is known as time period or is known as period. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि रियल लाइफ में भी कनेक्ट होते हैं। अभी मैं कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकता। कुछ लोग होते हैं जो किसी एक जगह के आसपास बहुत चक्कर काटते हैं, रीजन मे बी सम आई डोंट नो, वैसे चक्कर काटते रहते हैं। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, और उनका एक बेसिकली पैटर्न होता था, वो जब जाएंगे ना तो पर्टिकुलर वे में से हॉर्न बजाएंगे, तो वी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन आया, फिर हम बोलते थे वो सैटेलाइट आया, सैटेलाइट चक्कर काट रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर प्लेस के राउंड एंड राउंड। वी यूज्ड टू मेजर टाइम पीरियड, देख अभी 2 मिनट के बाद आएगा वापस। द टाइम टेकन बाय दैट सैटेलाइट, this satellite around the earth to complete one revolution is defined as time period. और जितना तुम साइंस को, कम से कम फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे और लाइटली लोगे, उतना ज़्यादा याद रहता है वो। पढ़ना ही नहीं पड़ता है। आई तो स्टिल डू नॉट रिमेंबर कि कब जाके घर पे अपने बुक भी खोली थी, नहीं, हम लेकिन क्लास में अटेंड थे, जितने भी लेक्चर्स करते थे 20% ही करते थे हम, लेकिन जितना भी किया गुड। तो आप भी बस उतना करो, 100% लेक्चर विद 100% फोकस, घर पे जाके नोट्स वोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो डिफाइन हो गया ना, अभी डिफाइन हो गया। क्या डिफाइन किया तुमने? पीरियड। कैसे डिफाइन किया? द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब लॉजिकली हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन चाहिए। देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये टाइम पीरियड का इक्वेशन मतलब टाइम, ये कौन से डेफिनेशन में आता है। वन ऑफ देम इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और स्पीड का ही फॉर्मूला क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव किया ना अभी, बस किया ना। तो मतलब मैं क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। तो एक काम करेंगे फिर से, कंसीडर वही स्टोरी, कंसीडर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m, revolving around the earth at a height h in a circular orbit। ये सर्कुलर ऑर्बिट बोलना बहुत जरूरी है बिकॉज हमको क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करना है टाइम पीरियड का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो पहले से तुमने बता दिया कि सैटेलाइट क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। वेरी गुड। सो लेट बाकी सारे पैरामीटर, लेट वी सी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑफ कोर्स किसका? सैटेलाइट का, बड़बड़ नहीं, किसका? सैटेलाइट का। उसके बाद कैपिटल एम क्या होता है? मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, गुड गुड हो गया। देन वी नो दैट, बड़बड़ नहीं, बड़बड़ करोगे तो सैटेलाइट बनोगे और पढ़ाई करोगे तो अर्थ बनोगे। दुनिया तुम्हारे आज वो चक्कर लगाएगी अगर पढ़ोगे तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाय द वे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड से टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो फिर यू शुड बी अवेयर कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सरकमफरेंस, क्योंकि वन राउंड मतलब वन सर्कल मतलब सरकमफरेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो है ना। और बाय द वे स्पीड, कौन सा स्पीड? क्रिटिकल स्पीड। कौन सा स्पीड? क्रिटिकल स्पीड। तो क्योंकि सर्कुलर मोशन था तो स्पीड क्या है?
क्रिटिकल स्पीड है और डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, क्योंकि वन राउंड मतलब सर्कमफरेंस विच इज 2 पाई आर और हमको टाइम पीरियड ही डिफाइन करना था तो कैपिटल टी। इक्वेशन नंबर 1, बट वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, अभी तो हमने वीसी का इक्वेशन डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, फिलहाल मैं स्मॉल आर ही लिख रहा हूँ, बाद में मैं इसको आर प्लस एच लिख दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 यू हैव अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर इक्वल्स टू क्या 2 पाई आर बाय टी। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 को फिलहाल साइड में रखो, ये वापस हमको लगने वाला है। तो फिलहाल इसको साइड में रखना, काम में आएगा हमको। अब इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो जी एम बाय आर रूट गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया टी स्क्वायर। पक्का? गुड। या टी स्क्वायर को यहाँ लाता हूं और बाकी सारे टर्म्स को वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर मतलब कौन आर क्यूब, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब और ये जीएम को शिफ्ट कर दिया तो अपॉन जीएम। ये पूरा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। सो देयरफॉर टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा बाय द वे ये इक्वेशन देख के कुछ याद आया क्या? हाँ, क्या था? केपलर्स लॉ। सिर्फ केपलर्स लॉ में ऑर्बिटल रेडियस नहीं बोलते, वहां पे सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो ऑर्बिट का शेप है वो सर्कुलर नहीं है, वो क्या है इलिप्टिकल है। वो केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशंस के लिए होता है, ये हम लोग सैटेलाइट के लिए कर रहे हैं। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। गुड। तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, square of time period of a satellite is directly proportional to cube of its orbital radius, बराबर। तो अब तक हमने वी हैव डन नथिंग न्यू, सिर्फ हमने डिफाइन किया व्हाट इज टाइम पीरियड, इज टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ। फिर हमने बोला एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h। लेट v c बी द क्रिटिकल वेलोसिटी, कैपिटल M बी द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया तुम्हारा बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर हमने स्टार्ट किया, वी नो दैट, व्हाट वी नो स्कूल से सीखते आ रहे हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा स्पीड? vc, क्योंकि मोशन क्या है सर्कुलर है, और एक राउंड, क्योंकि हमको एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है वही फाइंड करना है, तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, तो vc इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। बट vc मतलब क्रिटिकल स्पीड, अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ gm बाई आर, तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो अंडर रूट ऑफ gm बाई आर इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स gm बाई आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम इंटू आर क्यूब। हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो फिर यहाँ से वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। नाउ कमिंग बैक टू इक्वेशन 3, हमको वैसे प्राइमरी हमको इक्वेशन फाइंड करना था टाइम पीरियड का, हमने अभी तक टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखा नहीं, अभी लिख लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कुछ नहीं है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो t इक्वल्स टू 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ r बाय जी। देखो क्या है, ये t डिनोमिनेटर से उस साइड न्यूमरेटर में गया, ये रूट ऑफ r डिनोमिनेटर से उस साइड न्यूमरेटर में गया, और gm रूट ऑफ gm न्यूमरेटर से कहाँ गया डिनोमिनेटर में। हो गया, गुड। अब ये r को अंदर ले जाना है, रूट के अंदर ले जाना है, तो स्क्वायर होके जाएगा ना वो। तो स्क्वायर और r मतलब r क्यूब gm। अरे
आर अंदर गया तो क्या होके गया, आर स्क्वायर, और पहले से एक आर था तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना होता है, आर क्यूब। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। अब ये जो स्मॉल आर है वो आर प्लस एच है, तो इट इज आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी। ये एक इक्वेशन है टाइम पीरियड का फोर्थ। लेकिन अभी अभी हमने देखा था, हमने अभी अभी क्या देखा था, हमने अभी अभी ये देखा था कि अगर एक सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट h हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस हाइट पे ये होता है gm/r+h का स्क्वायर। तो gm होता है gh इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर, और ये तुम वहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको मिलेगा 2π√r+h का क्यूब अपॉन gm, मतलब gh इंटू आर प्लस एच स्क्वायर। हाँ कि ना, हाँ, ये हो गया कैंसल, यस यस। तो क्या आ गया 2π√r+h/gh, लेकिन ये जो r प्लस एच इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल r। तो ये आ गया आपका 2π√r/gh। तो ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, है क्या, गुड। अब ऐसा है, अब हमको ये देखना है वापस स्पेशल केस। स्पेशल केस इज वेरी सिंपल इन दिस केस। वही स्पेशल केस कि अगर हाइट कम हुआ तो if h is very very less than r तो t equals to 2π√of, if r is sorry if h is very very small than r तो r plus h की वैल्यू क्या लिखते हो, r। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, r, और gh के पे क्या लिखोगे, g। तो 2π√r/g। गुड। तो ये हो गया टाइम पीरियड का टॉपिक खत्म। मैं फटाफट से एक बार स्टेप्स रिवाइज करवा देता हूँ। स्टेप नंबर 1, definition. The time taken by a satellite to complete one revolution around the earth is known as time period. Step number 2 is description. Describe तुम कर लोगे। Then step number 3, you start with what you know. You know from your school level, speed होता है distance upon time. पता है ना, speed is distance upon time, पता है, okay. Speed is distance upon time, और स्पीड है vc, क्योंकि हमने पहले से ही बोल दिया कि ये जो सैटेलाइट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस, 2πr, और टाइम पीरियड इज t। इक्वेशन नंबर 1, but we have already seen that vc equals to √of gm/r. Equation number 2, from 1 and 2 you have √of gm/r equals to 2πr/t. तो therefore अगर मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड पे, इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, gm/r equals to 4π²r²/t²। तो t² equals to 4π²/gm into r³, मतलब t² is proportional to r³। गुड। देन फिर ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसी से हम टाइम पीरियड का इक्वेशन बना लेंगे। तो therefore कैपिटल T equals to 2πr√r/gm। therefore कैपिटल T equals to 2π√r³ हो गया। देन इसी r³ को you will write down 2π√r+h r+h³ अपॉन gm। इसी gm को इस gm को हमने क्या लिखा, gh इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर, ये और ये हो गया कैंसल। तो t इक्वल्स टू 2π√r+h अपॉन gh। अगर हाइट इज लेस देन रेडियस, वेरी वेरी लेस, तो r प्लस को क्या लिखोगे, r, और g को क्या लिखोगे, g। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। पक्का पक्का। देन
अभी लास्ट बट वन टॉपिक, बाय द वे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक है जो वेटलेसनेस का, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट हमको कवर तो करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। तो लास्ट टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। So we want to first define what is binding energy. Binding energy of a satellite. ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। तो हम पहले बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर लेंगे। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, अगर हमको उस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो जितना एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलते हो? बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। The energy required by a satellite to escape from Earth's gravitational field is known as binding energy। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। The minimum energy required by a satellite revolving around Earth, by a satellite revolving around the Earth to escape from its gravitational field, from its मतलब from Earth's gravitational field, to escape from Earth's gravitational field या Earth's gravitational influence भी बोल सकते हो। Earth's gravitational field is known as बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के एक्चुअली दो डेफिनेशंस है। एक, तुमको सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड सेट करने में जितना एनर्जी लगा वो भी बाइंडिंग एनर्जी होता है। मतलब मुझे अगर एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में सेट करना है तो जितना एनर्जी लगेगा वो भी बाइंडिंग एनर्जी ही होता है। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जितना एनर्जी उस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में सेट करने में लगा उतना ही एनर्जी उसको उस ऑर्बिट से निकालने में भी लगता है। इसलिए हम डिफाइन करते वक्त ऐसा नहीं बोलते थे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। हम बोलते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। बट दोनों सेम ही होते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट तुम केमिस्ट्री में सीखोगे, फिजिक्स में वापस सीखोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे भी तुम बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी सुनोगे। सुना है क्या? यस, हो गया। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। रिमूव। तो वो वहाँ पे जिसको तुम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो, इधर वो बाइंडिंग एनर्जी होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जितना एनर्जी लगने वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में है, उसको रिमूव करना है ऑर्बिट से, तो बाइंडिंग एनर्जी। कॉन्सेप्ट्स आर सेम। तो अब ये बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन डिराइव कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। अगेन, कितना एनर्जी दोगे सो दैट सैटेलाइट गोज अवे, एस्केप फ्रॉम अर्थ फील्ड। इसके लिए तुमको पहले ये पता होना चाहिए जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है उसका एनर्जी है कितना। तो हम लोग उसका टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कैसे फाइंड करते हो? हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी यहाँ पे वी सी है। क्यों वी सी है? क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है। और वी सी का हमको इक्वेशन पता है। फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी। जितना भी टोटल एनर्जी है सिर्फ उसके आगे एक माइनस लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? माइनस। तो बन जाता है बाइंडिंग एनर्जी। क्या बन जाता है? तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है उसको अर्थ के फील्ड से एस्केप करवाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हो? बाइंडिंग एनर्जी।
अब वो फाइंड कैसे करते हो? पहले तो तुमको ये देखना पड़ता है कि जो हमारे पास सैटेलाइट है रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, उसके बाद एनर्जी है कितना, मतलब काइनेटिक प्लस टोटल सॉरी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो क्या हो गया? टोटल। जितना भी उसके पास एनर्जी है उतना ही एनर्जी उसको देना पड़ेगा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमको इसको क्या करवाना है? एस्केप करवाना है। तो ये स्टेप्स अगर समझ में आ गए ना, तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको टोटल एनर्जी निकालना है बस, और आगे एक माइनस साइन लगाना है, दैट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी। तो डेफिनेशन पता होगा, डिफाइन कर पाओगे, इज अजम्पशन कि तुमको डिफाइन करते आएगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट to escape from Earth's gravitational field is known as binding energy. Then फिर सारा स्टोरी वही है, कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around Earth at a height h। तो यही स्टोरी है, ये जो हमने पहले लिखा था, कंसिडर a satellite of mass m revolving around the earth at a height h in a circular orbit, let b c critical velocity, m be the mass of earth, r be the radius of earth। क्योंकि स्टोरी सेम है तो एक ही स्टोरी को डबल बार लिखूंगा नहीं मैं, सेम है, बट सेम है। अब आपको क्या करना है? वी नो दैट व्हाट डू यू नो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m bc स्क्वायर। अगेन बी केयरफुल, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका मास, अर्थ का मास मत लिख देना, तो हाफ m, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? gm बाय r। तो रूट ऑफ gm बाय r था, ये रूट ऑफ gm बाय r था, अब भी डिराइव किया, इसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ m कैपिटल G कैपिटल M बाय स्मॉल r। ये है काइनेटिक एनर्जी। आल्सो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया किसका? सैटेलाइट का। आल्सो we know that gravitational potential energy डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलता है, तो डायरेक्ट लिख दो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। ये भी हमने कल देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? नहीं पता मुझे, एग्जैक्टली पता है कि किसको किसको नहीं पता, तुमको भी नहीं पता। बताओ तो क्या है? माइनस gm बाय कौन सा r? स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट h हाइट पे है, तो माइनस gm बाय r, और मास ऑफ सैटेलाइट कितना है? स्मॉल है। तुम डायरेक्ट भी लिख देते तो भी चलता, माइनस gm बाय r। अब टोटल एनर्जी, therefore total energy of satellite is kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी क्या आया था? हाफ g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, और पोटेंशियल क्या आया? g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। आधे में से एक गया तो माइनस आधा होता है, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, तो माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। हाफ में से वन गया तो माइनस हाफ होता है। और बाय द वे मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ, जब भी फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट ही करने वाला है, रिपेल नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं होता। जहां जहां पे पूरे फिजिक्स में जहां जहां पे फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव हो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव आता है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है हर केस में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे। कभी सुना है क्या मेरा मास -50 है? नहीं होता ना। और स्पीड नेगेटिव हो भी गया तो उसका स्क्वायर है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, एंड व्हेन द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव,
तो पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज नेगेटिव. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? रिपल्सिव. क्या है? रिपल्सिव. इसमें तीनों के तीनों काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पॉजिटिव आते हैं. क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. अट्रैक्टिव फोर्स की रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स. तो क्या क्या नेगेटिव आएगा? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगा और काइनेटिक क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. तो ये याद रखना. गुड. तो ये है टोटल एनर्जी. हमको क्या चाहिए था? बाइंडिंग एनर्जी. वी नो दैट, डायरेक्ट लिख सकते हो, वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? नेगेटिव ऑफ टोटल, नेगेटिव ऑफ टोटल, नेगेटिव ऑफ टोटल. बराबर. नेगेटिव ऑफ टोटल, लेकिन टोटल क्या था? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, यह आ गया आपका 2r. अच्छा, गुड. जाग रहे हो, जैसे जागते हो ऐसा ही 2 साल तक कम से कम जागते रहो, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक. तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. बहुत सिंपल है. हमने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला हाफ एम वी सी स्क्वायर से, जो आ गया 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, जो हमको पहले से पता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. इन दोनों को ऐड किया, तो वो आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r. वो बन गया टोटल एनर्जी. और बाइंडिंग एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ टोटल. तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जी एम एम बाय आर. तो वो बन गया प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर 2r. पक्का पक्का. तो ये आ गया आपका बाइंडिंग एनर्जी. हमारा अभी लास्ट टॉपिक है, जिसको देखो, ये ना पिच पिच करने का नहीं, जिसको 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा. आज मुझे थ्योरी पार्ट खत्म करना है तो करना है. इट विल टेक लेस देन 5 मिनट्स. वेटलेसनेस. अभी पहली बात तो ये है कि वेटलेसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ये 2 केसेस में होता है. एक होता है इनसाइड लिफ्ट, जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया है, तो इसके लिए इसमें कवर होगा नहीं. तो बचा सिर्फ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट. है क्या ऐसा टॉपिक? वेटलेसनेस के बाद पहला क्या लिखा है? इन अ सैटेलाइट. तो हमको ग्रेविटेशन में सिर्फ देखना है वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, बस, बाकी कुछ नहीं. सिंपल, एकदम सिंपल. अब ऐसा है, लेट अस कंसीडर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो हमारे पास एक सैटेलाइट है जो जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. दिस इज सैटेलाइट. पक्का. तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, ये जो सैटेलाइट है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है, वो हमने ऑलरेडी डिराइव किया. यू नो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ? gm by r square, where this is h, this is capital R. तो जो r स्मॉल r है वो क्या है? r plus h. So we know that acceleration of a satellite around the earth is given by a equal to gm by r square. इक्वेशन नंबर 1. पक्का. हमने बोला वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, मतलब वेटलेसनेस इनसाइड अ सैटेलाइट. तो अभी एक काम करेंगे, इस सैटेलाइट के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लेंगे जिसका मास है m. तो इमेजिन an object of mass small m inside the satellite. Or what is the mass of earth? Capital M. So consider an object of mass small m inside the satellite.
अब आपको पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के अंदर है उस पर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। दो, एक है उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वन फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। और दूसरा, जैसे आप खुद बेंच पे बैठे हो तो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज योर वेट विच इज mg, या फिर इट इज कैपिटल जी कैपिटल एम एम बाय आर स्क्वायर। ये है फोर्स ऑन यू बिकॉज ऑफ अर्थ। तुम किस पे बैठे हो? बेंच। बेंच तुम पे क्या लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट के अंदर उस पर भी दो फोर्स है, एक है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है नॉर्मल रिएक्शन। द फोर्सेस एक्टिंग on the object inside the satellite are दो फोर्सेस है, एक है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एफ जी बोल देते हैं इसको, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। और आपको पता है इसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? सैटेलाइट ने, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? सैटेलाइट के अंदर। तो नॉर्मल रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन पता है क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है तुमने कहाँ रखा? सैटेलाइट के फ्लोर पे। तो जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको परपेंडिकुलर मतलब ऊपर। तो अब तक हमने सिर्फ इतना बोला, कंसीडर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं हुई अभी तक, कितना है? gm बाय आर स्क्वायर। नाउ इमेजिन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनसाइड द सैटेलाइट। तो हमारे पास अभी छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, वो कहाँ पे है? सैटेलाइट के अंदर है। अब तक हम लोग स्मॉल m यूज कर रहे थे मास ऑफ सैटेलाइट के लिए। अब ये स्मॉल m किसका मास है? ऑब्जेक्ट का मास है। इस पे दो फोर्स लग रहा है। कौन से दो फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन। पक्का? जी एम एम बाय आर स्क्वायर डाउनवर्ड्स है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। तो नेट फोर्स क्या आएगा? देयरफॉर नेट फोर्स इज डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन था? ग्रेविटी। अपवर्ड फोर्स कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। बराबर। बट व्हाट इज फोर्स इन जनरल? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो नेट फोर्स है वो कौन है? m इंटू ए। कौन है वो? m इंटू ए। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? जी एम एम बाय आर स्क्वायर माइनस n। ये n यहाँ आ गया तो प्लस हो गया, जी एम एम बाय आर स्क्वायर माइनस एम ए माइनस एम ए माइनस एम ए माइनस एम ए। लेकिन m तुमने पहले से a तुमने पहले से बोल के रखा है, कौन है? जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो स्मॉल m जी कैपिटल m बाय आर स्क्वायर। ये और ये क्या हो गया? तो क्या हो गया? तो वेटलेसनेस वैसे भी तब होता है जब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो? जीरो। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिफ्ट, inside the lift, हाँ सैटेलाइट मतलब लिफ्ट, दोनों के लिए सेम ही केस है ना। इसके लिए सैटेलाइट और लिफ्ट दोनों के लिए सेम है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द सैटेलाइट और लिफ्ट नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट फील्स वेटलेस। तो इसको बोलते हो वेटलेसनेस कंडीशन इनसाइड अ सैटेलाइट और अ लिफ्ट। दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए? जीरो। क्लियर यहाँ तक? पक्का? सो दिस इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।